तो हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नेक्स्ट चैप्टर और आपका न्यू चैप्टर रहेगा वेक्टर। वेक्टर यानी सदिश। तो हमने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसका एक साथ में वन शॉट और महा मैराथन क्लास लेकर आऊंगा और उसमें न्यूमेरिकल अभी भी मैंने नहीं कराए। क्यों नहीं कराए? तो उसका एक रीजन है, क्योंकि मैं एक साथ सभी को लेकर आऊंगा न्यूमेरिकलों को। तो वो भी आपकी लॉन्ग एक क्लास रहेगी, 2-2.5 घंटे की क्लास रहेगी, एक ही क्लास रहेगी आपकी। उसमें मैं कवर करा दूंगा एरर और मापन मात्रक, जो भी आपके न्यूमेरिकल बनेंगे तो मैं एक साथ ही करा दूंगा। 1 या 1.5 घंटे की क्लास में कंप्लीट करा दूंगा सॉल्यूशन। तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक की मतलब नेक्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ। चैप्टर है आपका न्यू चैप्टर वेक्टर यानी सदिश। तो हेडिंग डाल लो सदिश। सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर। ठीक है। अब देखो हम इसमें पढ़ेंगे सदिश और अदिश के बारे में और टाइप्स ऑफ वेक्टर। यानी आज का हम एजेंडा लेकर चलेंगे। सदिश कितने प्रकार के होते हैं और अदिश और सदिश के बारे में जानकारी लेंगे। ये आपका एजेंडा है। सबसे पहले हम बात करते हैं सदिश और अदिश में डिफरेंट क्या है। तो ये देखते जाइए। सबसे पहले आपका आता है सदिश। सदिश सबसे पहले मैं ले लेता हूं अदिश, उसके बाद में लेता हूं सदिश। सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर और अदिश को कहते हैं स्केलर वेक्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर? अदिश स्केलर और सदिश वेक्टर, यहां तक क्लियर? अब देखो मैं इसमें डिफरेंट बताने वाला हूं आपके लिए कि अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अदिश की। किसकी? अदिश। अब देखो इसमें क्या होता है। इसमें देखो डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है और प्लस क्या होता है, दिशा भी होगी इसमें और इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा। यानी इसमें डायरेक्शन भी होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। बट ये क्या करता है? ये सदिश के नियम को फॉलो नहीं करता है। सदिश नियम को फॉलो नहीं करता है। सदिश नियम को क्या करता है? फॉलो नहीं करता है, यानी पालन नहीं करता है। सदिश नियम का पालन नहीं करता है। कौन नहीं करता है? ये नहीं करता है अदिश। ठीक है। और बहुत क्या करते हैं, बहुत से ऐसे करते हैं, ये भी डेफिनेशन बना देते हैं। बहुत से टीचर, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि आ यानी नहीं, दी यानी दिशा, यानी असमान दिशा। इसमें दिशा का कोई रोल नहीं होता है, ओनली परिमाण का ही रोल होता है। ठीक है। तो ये भी आपकी डेफिनेशन एक सही डेफिनेशन है और मेन डेफिनेशन होना ये है कि इसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। बट ये सदिश नियम को फॉलो नहीं करेगा। अब देखो मैं आपके लिए एक और डेफिनेशन बना देता हूं कि इसमें दिशा क्यों नहीं होती है। तो देखो एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें दिशा भी नहीं होती है, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है। वैसे इसकी मतलब 100% सही डेफिनेशन यही है जो मैंने आपके लिए कराई है। अब देखो दिशा क्यों नहीं होती है। मैंने लिया 5 किलोग्राम चीनी का एग्जाम्पल। 5 किलोग्राम चीनी का मैंने एग्जाम्पल ले लिया। इससे ही आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट किसका? अदिश का। ठीक है। अब देखो 5 किलोग्राम चीनी लेकर आओ। कहां से लेकर आओ? उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से। तो 5 किलोग्राम चीनी। 5 क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है? इसका एक मात्रक है। क्या है? मात्रक बोले तो यूनिट। यहां तक क्लियर? तो इसमें कोई डायरेक्शन का रोल है? 5 किलोग्राम चीनी लेकर आओ, क्या इसमें कोई डायरेक्शन का रोल है? तो नहीं है, क्योंकि ये यूनिट है और ये क्या है? मात्रक है, मैग्नीट्यूड है। अब बात करते हैं हम सदिश की। सदिश में डिफरेंस देखते हैं। सा का मीन्स क्या होता है? और दिश यानी समान दिशा। इसमें दिशा भी समान होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। दिशा तो इसमें होती है और दिशा के साथ इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड भी होगा। अब देखो दी यानी दिशा और परिमाणी यानी परिमाण। इसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा और ये सदिश के नियम को फॉलो भी करेगा। अब दिशा भी, इसका भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए बता देते हैं। देखो मैं लेता हूं 5 किलोग्राम यानी 5 न्यूटन। क्या 5 न्यूटन फोर्स किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो फोर्स
डायरेक्शन को मतलब डायरेक्शन को एम करके या डायरेक्शन को फोकसित करके तभी तो लगाया जाएगा, ऐसा तो नहीं कहीं से लगा रहे हैं। तो 5 न्यूटन बल उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से, कोई ना कोई सी डायरेक्शन से तो लगा ही सकते हैं 5 न्यूटन फोर्स। तो ये क्या है, अपने आप में एक डायरेक्शन को निभाता है और ये अपने आप में क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर, ये इसका डायरेक्शन है और ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। और इसमें क्या था, इसमें यूनिट और मैग्नीट्यूड था ओनली। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड और एंड डायरेक्शन। न्यूटन यानी फोर्स, फोर्स कहाँ से लगेगा, कोई डायरेक्शन को फोकसित करके तो लगेगा, उत्तर से या दक्षिण से, कहीं से भी लग सकता है। ठीक है, यानी 5 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड और एन क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड यानी एम और ये इसका क्या हो गया, डायरेक्शन यानी डी। ठीक है, और ये सदिश नियम को भी फॉलो करता है, सदिश के नियम का पालन भी करता है, सदिश नियम का पालन, सदिश नियम का पालन। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब मैं इनकी डेफिनेशन आपके लिए बोल देता हूं, स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आदेश। वे सदिश जिनमें दिशा और परिमाण होता है लेकिन ये सदिश के नियम का पालन नहीं करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं या स्केलर वेक्टर कहते हैं। उसके बाद आता है आपका सदिश। वे सदिश जिनमें दिशा और परिमाण समान होते हैं और वे क्या करते हैं, सदिश के नियम का पालन करते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं यानी सदिश कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी सदिश के प्रकार, आपका टॉपिक रहेगा नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक बार रफ करते हैं। तो देखो, अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी सदिश के प्रकार टॉपिक की। किसकी बात करेंगे हम, सदिश के प्रकार टॉपिक की। ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार, इंग्लिश में कहते हैं इसे टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी सदिश के प्रकार। यहां तक क्लियर। अब देखो, सदिश के प्रकार, वैसे बहुत सारे सदिश के प्रकार होते हैं, एक एक से क्लियर कराते जाऊंगा मैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, समान सदिश। किसकी बात करेंगे हम, समान सदिश, समान सदिश। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेम वेक्टर, सेम वेक्टर यानी समान सदिश। अब देखो, समान सदिश क्या होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं। जल्दीबाजी काम हमेशा राक्षस का होता है, मेरा मतलब भूत का होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ हम कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार समझाएंगे, 2 बार समझ में नहीं आए 3 बार समझाएंगे, 3 बार समझ में नहीं आए 4 बार समझाएंगे, तो समझ में तो आएगा। देखो, समान सदिश, समान सदिश यानी सा का मतलब क्या होता है, समान, और दिशा यानी दिशा, समान दिशा होगी जिसमें वो क्या कहलाएगा, समान सदिश यानी सेम वेक्टर। अब देखो, ये तो डेफिनेशन हो गई। क्या डेफिनेशन से मतलब एग्जांपल से हम डेफिनेशन को कवर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल लेंगे हम। इसका फर्स्ट एग्जांपल लेंगे। मैंने मान लिया ये कोई क्या है, आपका ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर है, और मैंने इसी के इक्वल एक और मान लिया बी वेक्टर। ठीक है, और मैंने इसी के इक्वल मान लिया सी वेक्टर, क्या मान लिया, सी वेक्टर। अब हम कंप्लीट तरीके से बताएंगे कि सेम सदिश कौन कौन से होंगे आपके, ध्यान से देखते जाइए। देखो, ये भी आपका क्या है, ए वेक्टर है, और ये भी आपका क्या है, बी वेक्टर है, और ये भी आपका क्या है, सी वेक्टर है। क्या ए बी वेक्टर मतलब सेम सदिश हो सकते हैं, समान सदिश हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या बी वेक्टर सी वेक्टर समान सदिश हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्या ए और सी वेक्टर समान सदिश हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। क्या बी और सी समान सदिश हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ओनली ए वेक्टर और बी वेक्टर ही समान सदिश होंगे। क्यों होंगे? देखो, तीनों की डायरेक्शन तो एक ही तरफ है, यानी हम बात करें तो इधर क्या है, पूर्व मान लेते हैं हम। ठीक है, पूर्व मान लेते हैं, यहां तक क्लियर, यानी ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है। तो तीनों की क्या है, ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है। बट
इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। देखो ए और बी का ही ओनली मैग्नीट्यूड इक्वल है, देखो समान है ना, इसलिए ये क्या रहेगा, एक समान सदिश होगा। क्या बी और मतलब सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन तो इक्वल है, बट इसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या एक सेम सदिश नहीं होगा। ओनली क्या रहेगा, सेम सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, समान सदिश यानी सेम वेक्टर कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बे सदिश या ए वेक्टर बी वेक्टर क्या कहलाते हैं, सेम सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। तो यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट समांतर सदिश। क्या करेंगे हम, नेक्स्ट समांतर सदिश की बात। समांतर सदिश, समांतर सदिश, यहां तक क्लियर। अब देखो इसे इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल वेक्टर, यानी समांतर सदिश पैरेलल वेक्टर, यहां तक क्लियर। अब देखो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, वही एग्जांपल से ही कहानी समझ में आ पाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एक एग्जांपल की, एक एग्जांपल भी समझ में आ जाएगा। देखो पैरेलल वेक्टर भी होते हैं जिनकी डायरेक्शन तो सेम होगी, बल्कि मैग्नीट्यूड उनका इक्वल नहीं होगा, तभी तो ये कह रहा है, यानी समान अंतर, दिशा में क्या है, अंतर है। तो देखो ये आपका क्या है, ए वेक्टर है, और ये आपका क्या है, बी वेक्टर है, और ये आपका क्या है, सी वेक्टर है। यहां तक क्लियर। अब देखो क्या ए बी वेक्टर सेम सदिश हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। उसके बाद क्या ए वेक्टर और सी वेक्टर समांतर सदिश हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या ए वेक्टर और सी वेक्टर सेम सदिश हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, डायरेक्शन इक्वल है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि इसमें बी वेक्टर का कोई भी रोल नहीं है, ओनली ए वेक्टर और सी वेक्टर का ही रोल है। तो मैं सी वेक्टर की जगह पर बी वेक्टर ले लेता हूं, तो ये होगा आपका कोप्लेनर वेक्टर, मेरा मतलब पैरेलल वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड इससे अधिक है, यानी बड़ा है, ज्यादा। देखो आप कंपेयर कर सकते हैं इसका और इसका कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, डायरेक्शन इक्वल है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, समांतर सदिश कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन ओनली अपने आप ही लिखी आ जाएगी हर कौन किसकी पॉइंट की। तो ये आपका समांतर सदिश कंप्लीट, यानी वे सदिश जिनकी डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, वे आपके क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर यानी समांतर सदिश कहलाते हैं। यहां तक क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपका प्रति समांतर सदिश। किसकी बात करेंगे हम, नेक्स्ट आपका रहेगा प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं इंग्लिश में। अब हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर की, ध्यान से देखते जाइए, वही एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका रहेगा, जैसे हम बात करेंगे प्रति समांतर यानी एंटी पैरेलल वेक्टर की। जैसे ये आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, ये है आपका सी वेक्टर। अब देखो यहां से आगे हम कंपेयर करेंगे सभी पॉइंटों की। क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम सदिश हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। क्या बी वेक्टर और सी वेक्टर सेम सदिश हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। क्या ए वेक्टर और सी वेक्टर सेम सदिश हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, डायरेक्शन सेम, इक्वल और मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर प्रति समांतर सदिश हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखो प्रति समांतर क्या होता है, वे सदिश जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, क्या हो, प्रति समांतर हो, वे आपके क्या कहलाते हैं, समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। यानी एक वेक्टर की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ और एक वेक्टर की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ हो, वे आपके अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे, यानी प्रति समांतर सदिश कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ओनली डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए हम इसे कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ये एग्जांपल आपके लिए सेट रहेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या रहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर रहेंगे। ठीक है, और ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या रहेंगे, सेम वेक्टर रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम वेक्टर यानी समान सदिश रहेंगे। ठीक है, क्या बी वेक्टर और सी वेक्टर प्रति समांतर सदिश रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर रहेंगे। यहां तक क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे संरेखीय सदिश की। किसकी बात करेंगे हम, संरेखीय सदिश। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश
संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश क्या होता है, ध्यान से देखते जाइए। इसे कहते हैं हम इंग्लिश में कोलिनियर वेक्टर। क्या कहते हैं हम? कोलिनियर वेक्टर। इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे कोलिनियर वेक्टर। यानी संरेखीय सदिश क्या होता है, ध्यान से देखते जाइए। संरेखीय यानी समान रेखा में होने चाहिए वेक्टर। सा यानी समान, रेख यानी रेखा में, सदिश यानी होने चाहिए, समान रेखा में होने चाहिए वेक्टर। बिल्कुल डायरेक्शन अपोजिट हो, बिल्कुल समान होनी चाहिए। देखो जैसे वो आपने देखे होंगे चींटी और चेंटे, मतलब चेंटा और चींटी आपने देखे होंगे ना, तो वे एक ही लाइन में चलते हैं। वो मतलब डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, बल्कि एक ही लाइन में चलते हैं। डायरेक्शन अपोजिट होती है उनकी, कभी इधर से आ रहे हैं तो कभी इधर से आ रहे हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, एक ही लाइन को फॉलो करते हैं, बीच में से तोड़ते नहीं है लाइन को, ना डायरेक्शन चेंज करते हैं। वैसे यूं चलते हैं वे, इस प्रकार से चलते हैं वे, बट ऐसे प्रकार से, इस प्रकार से मतलब तोड़ते नहीं है बीच में से लाइन को, रेखा को तोड़ते नहीं है। वे ही आपके क्या कहलाते हैं? कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल भी कराता हूं इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा, जैसे ये आपका क्या है? ए वेक्टर। ये आपका क्या है? बी वेक्टर। ये आपका क्या है? सी वेक्टर। ये आपका क्या है? डी वेक्टर। ये कहलाते हैं आपके संरेखीय सदिश कोलिनियर वेक्टर। डायरेक्शन अपोजिट हो, लेकिन एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन को फॉलो करें, वे क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर, संरेखीय सदिश। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। क्या आता है? यूनिट वेक्टर। 5वें नंबर का आता है आपका इकाई सदिश। इकाई सदिश, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। ध्यान से देखते जाइए। यूनिट वेक्टर का मैं एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, देखो। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ए कैप बराबर में ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर। मॉड ए, ठीक है। ये क्या है? कैप का सिंबल है ए कैप, जैसे झोपड़ी का टाइप का है ना, ये कैप है, इक्वल में ए वेक्टर मॉड ऑफ ए। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। ये आप में क्या है? एक सदिश है। क्या है? सदिश। और ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है। यानी सदिश में ही परिणाम का भाग लगा दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है, यानी इकाई सदिश कहलाता है। यहां तक क्लियर? ये भी आपका इकाई सदिश कंप्लीट होता है, यहां तक क्लियर। उसके बाद आता है आपका ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। ठीक है, एक्सल वेक्टर और ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश को इंग्लिश में कहते हैं पोलर वेक्टर। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आपके वैसे यही इंपॉर्टेंट है। वैसे आपका अभिलंबवत सदिश होता है, उसमें 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। उसको भी मैं कंप्लीट कराता हूँ, अभिलंबवत सदिश। नेक्स्ट रहेगा आपका अभिलंबवत सदिश। अभिलंबवत सदिश, इसमें 3 डायरेक्शन होती है, ध्यान से देखते जाइए। जैसे यहां पर कंप्लीट कराता हूं, इस प्रकार से होती है। ये आपका क्या होता है? एक्स अक्ष। ये आपका क्या होता है? वाई अक्ष। ये आपका क्या होता है? जेड अक्ष। एक्स अक्ष की डायरेक्शन में होता है आई कैप। क्या होता है? आई कैप। और वाई अक्ष की डायरेक्शन में होता है जे कैप। उसके बाद जेड अक्ष की डायरेक्शन में होता है के कैप। यही आपके क्या कहलाएंगे? अभिलंबवत सदिश। जैसे वाई कैप एक्स अक्ष की तुलना में, यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष की तुलना में क्या है? अभिलंबवत है। देखो 90 डिग्री के एंगल पर है। क्या है? 90 डिग्री के एंगल पर है। यहां तक क्लियर? यही आपका क्या कहलाएगा? अभिलंबवत सदिश कहलाएगा। यानी x बराबर में क्या है? y। ये आपके क्या है? अभिलंबवत सदिश, या आई कैप इक्वल जे कैप हो सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर है y और x, यही आपके क्या कहलाएंगे? अभिलंबवत सदिश। उसके बाद आता है आपका 7वां पॉइंट, ध्रुवीय सदिश यानी पोलर वेक्टर। उसके बाद आता है आपका एक्सल वेक्टर यानी अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश गुणन प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें दाएं हाथ के पेज के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। वे आपके क्या कहलाते हैं? एक्सल वेक्टर। वो डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। और पोलर वेक्टर क्या होता है? उसका प्रारंभिक कार्यकारी बिंदु ही होता है, वही आपका क्या कहलाता है? पोलर वेक्टर कहलाता है। तो ये है कंप्लीट थ्योरी प्लस सॉल्यूशन। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। 2 सदिशों के परिणामी का सदिश ज्ञात करना, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है,
पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। तो आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपके लिए एक और डेरिवेशन कराने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाइए। दो सदिशों के सदिश का परिणामी ज्ञात करना गणितीय विधि से, ध्यान से देखते जाइए। अब आपका अगला पॉइंट रहेगा दो सदिशों के परिणामी का परिणाम ज्ञात करना। ध्यान से, गणितीय विधि से हम ज्ञात करेंगे। किससे? गणितीय विधि से। गणितीय विधि से, इसमें गणित के थोड़े सूत्र लगेंगे, इसलिए इसे कहते हैं गणितीय विधि से। पॉइंट क्या रहेगा? दो सदिशों के सदिश का, दो सदिशों के सदिश का परिणाम, सदिश का परिणामी ज्ञात करना। ठीक है, इससे हम ज्ञात करेंगे। ये अपने आप में एक डेरिवेशन बन जाता है। ध्यान से, फुल फोकस पूरा टिका हुआ है वेक्टर ही चैप्टर पर। ये कंप्लीट तो पूरा चैप्टर कंप्लीट। इससे एक फॉर्मूला निकलेगा, वो फॉर्मूला क्या निकलेगा उसके बारे में आपके लिए कंप्लीट बता देता हूँ। ये इससे फॉर्मूला निकलेगा, आर मैग्नीट्यूड है उसका इक्वल में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। क्या है? cos थीटा। ये डेरिवेशन से ये फॉर्मूला व्युत्पन्न होगा। ध्यान से, मैं आपके लिए एक डायग्राम समझा रहा हूं। जैसे ये होता है आपका ए वेक्टर, क्या होता है? ए वेक्टर। ये होता है उसका बी वेक्टर, और दोनों का मैग्नीट्यूड होता है आर वेक्टर। क्या होता है? एक मिनट, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है। ये आपका क्या है? ए वेक्टर। ये आपका क्या है? बी वेक्टर। क्या है? बी वेक्टर। और ये आपका क्या है? एक उन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी परिणामी आर वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल में क्या है? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ठीक है, ये तो मैंने आपके लिए समझाने के लिए बता दिया है। अब मैं उसका एक रियल फिगर बना रहा हूं, और रियल फिगर क्या है देखते जाइए। थोड़ी प्रॉब्लम आए, बैकग्राउंड का म्यूजिक आए तो इसे इग्नोर कर देना। ध्यान से फुल फोकस बोर्ड की तरफ। ये कॉन्सेप्ट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं लेता हूं एक रियल फिगर लेता हूं यहां पर, जिसे समझा जा सके महत्वपूर्ण तरीके से। देखो, ये आपका क्या है? रियल फिगर है। मैंने इसका नाम दे दिया, क्या दे दिया? ए वेक्टर, और इसको नाम दे दिया मैंने बी वेक्टर। क्या दे दिया? बी वेक्टर। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? आर वेक्टर। क्या है? आर वेक्टर। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? आर वेक्टर। यहां तक क्लियर? यदि मैं ए वेक्टर की डायरेक्शन को और आगे तक बढ़ाऊं तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां तक मैंने बढ़ा ली ए मैग्नीट्यूड की, मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन, इसलिए मैंने इसको परपेंडिकुलर पर ऐड कर दिया। ये आपका बना रहा है 90 डिग्री एंगल। यहां तक क्लियर? मैंने इसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिया मैंने पी, इसको नाम दे दिया मैंने क्यू, इसको नाम दे दिया मैंने ओ पी क्यू आर। यहां तक क्लियर आपको होना चाहिए। अब हम निकालेंगे आर क्यू की मान और पी क्यू का मान। ध्यान से, समकोण त्रिभुज लगाऊंगा साइन थीटा का और कोस थीटा का। दोबारा से मैं बता रहा हूं, ये आपका क्या है? ओ से लेके आर तक ए वेक्टर, आर से लेके पी तक बी वेक्टर है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? आर ए वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जैसे ही मैंने ए वेक्टर की डायरेक्शन को और आगे तक बढ़ाया तो परपेंडिकुलर पी क्यू वेक्टर बराबर में आर क्यू वेक्टर। ये इसका क्या है? बेस। ये इसका क्या है? परपेंडिकुलर। ये इसका क्या है? हाइपोटेनियस। बेस आधार से कहते हैं, परपेंडिकुलर लंब मतलब लंब से कहते हैं, और कर्ण क्या है? आपका हाइपोटेनियस। ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, ये कोई इंग्लिश की क्लास नहीं है, प्योर हिंदी की है। मतलब मेरा मतलब थोड़े बहुत कन्वर्ट कर देते हैं इंग्लिश में नियमों को। देखो, सबसे पहले हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें? आर क्यू पी में या पी क्यू आर में। क्या लगाएंगे? साइन थीटा।
तो मैं यहाँ पर साइन थीटा, वैसे यहाँ अल्फा और बीटा लगाया जाता है तो मैं डायरेक्ट थीटा ही ले रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है आपका पी क्यू, पी क्यू, आधार क्या है आपका आर क्यू। यहाँ तक क्लियर। हमें दे रखा है लंब बट्टे आधार, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एल लाल बट्टे काका। तो यहाँ पर आएगा, एक मिनट मेरे से गलती हो गया, मेरे से गलती हो गया साइन थीटा लंब बटे कण आएगा, तो ये आएगा आपका पी क्यू, इसके लिए सॉरी पी क्यू और पी आर। यहाँ तक क्लियर। पी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, पी आर की एज इट इज वैल्यू दे रखी है बी वेक्टर, तो पी क्यू की हमें वैल्यू निकालनी है, पी आर की वैल्यू बी वेक्टर दे रखी है, तो ये आ जाएगी पी क्यू की वैल्यू बी वेक्टर साइन थीटा, बी वेक्टर साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये हो गया आपका पी क्यू की वैल्यू, उसके बाद हमें दोबारा से निकालना है cos थीटा का वैल्यू। अतः cos थीटा समकोण त्रिभुज लगाऊंगा मैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कण, आधार क्या है आर क्यू, कण क्या है पी आर, तो आधार बट्टे कण क्या है आर क्यू बट्टे पी आर, पी आर और आर क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, कुछ भी नहीं है। पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें पी आर की वैल्यू दे रखी है बी वेक्टर, हमें ज्ञात करनी है आर क्यू की वैल्यू, तो आर क्यू की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, आर क्यू बराबर में बी वेक्टर cos थीटा। यहां तक क्लियर। देखो पी क्यू की वैल्यू निकल के आ गई, आर क्यू की वैल्यू निकल के आ गई, बी वेक्टर साइन मतलब मेरा मतलब cos थीटा। यहां तक क्लियर। यहां पर कोई दिक्कत हो तो 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 1-2 सेकंड का टाइम, ध्यान से देखें बोर्ड की तरफ। अब देखो आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करूंगा। क्या करूंगा मैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान से देखते जाइए। पाइथागोरस प्रमेय से 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कण का वर्गमूल इक्वल में लंब प्लस आधार के वर्गमूल के इक्वल होती है। ध्यान से देखो। अब देखो मैं पूरा पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा ओपी क्यू में, पूरे में ओपी क्यू में, तो त्रिभुज ओपी क्यू में लगाऊंगा मैं ओपी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो ओपी, ओ क्यू तक हो गया आपका आधार, ओ पी तक हो गया आपका कण, पी क्यू तक हो गया आपका लंब। ध्यान से देखते आइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कण का होल स्क्वायर बराबर में आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब के होल स्क्वायर के क्या होती है, इक्वल होती है। क्या कण इक्वल होता है आधार प्लस लंब के होल स्क्वायर के। अब देखो कण क्या दे रखा है, कण बेस मेरा मतलब हाइपोटेनियस पी क्यू क्या दे रखा है पी क्यू, और पी क्यू का होल स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद आधार क्या दे रखा है ओ क्यू का होल स्क्वायर प्लस में लंब का क्या दे रखा है पी क्यू। अब मान रखेंगे हम इसमें एक एक से, ध्यान से देखें। पी क्यू की वैल्यू कितनी है आर, डायरेक्ट आर ले लेता हूं मैं, वेक्टर को छोड़ो बाद में बात कर लेंगे। आर का होल स्क्वायर, ओ क्यू को मैं यहां से लेके यहां तक निकालूंगा, तो क्यू आर क्यू और ओ आर और आर क्यू, क्योंकि ओ क्यू तक दे रही है डायरेक्ट, तो हमें निकालनी है ओ आर और आर क्यू की, तो ओ आर प्लस में आर क्यू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, कुछ भी नहीं है, तो पी क्यू का होल स्क्वायर कर लेते हैं दोबारा से, पी क्यू का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से आगे थोड़ा मेकअप, आर होल स्क्वायर आर होल स्क्वायर, ओ आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वेक्टर डायरेक्ट में ए ले लेता हूं। उसके बाद आर क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी कहां भाई, आर क्यू की वैल्यू ये रही बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में पी क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी पी क्यू बी साइन थीटा, क्या है बी साइन थीटा। यहां तक क्लियर का होल स्क्वायर। माइक फाइक सेट चल रहा है सभी, मतलब सभी स्टूडियो में जो आपके औजार हैं सभी धंधे चल रहे हैं, तो मेरा मतलब इसलिए मैं देख रहा था नीचे की तरफ, तो देखना भी जरूरी है, मेहनत पर पानी नहीं पड़ जाए। तो देखो अपने टॉपिक पर आते हैं, जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। आर और आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा को अंडर रूट में, ध्यान से देखते जाइए, फोकस बोलो, ज्यादा बोलोगे ना। देखो अब देखो यहां से आगे हम क्या करेंगे, बच्चों का सूत्र है निकलना ही पड़ेगा, आर होल स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, तो हम करते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कॉस थीटा। उसके बाद होल स्क्वायर, मेरा मतलब होल स्क्वायर, उसके बाद बी साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कंप्लीट। आर होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर साइन थीटा को एक जगह पर करते हैं, बी स्क्वायर साइन थीटा को। उसके बाद बी स्क्वायर कॉस थीटा को एक जगह पर, बी स्क्वायर कॉस थीटा को एक जगह पर। उसके बाद 2ab कॉस थीटा को एक जगह पर, 2ab कॉस थीटा को एक जगह पर। अब देखो यहाँ से आगे थोड़ा मेकअप क्या होने वाला है देखो। आर का होल स्क्वायर बराबर में ए का होल स्क्वायर, दोनों में से मैं कॉमन ले लूं। कॉमन क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर, तो बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एक, इसलिए बी स्क्वायर में एक का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर ही हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत, जगह बचाओ। उसके बाद क्या बचा आपका 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो अंडर रूट लगाएंगे तो होल स्क्वायर हट जाएगा, तो ये लग जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। ये आता है दो सदिशों के सदिश का परिणामी ज्ञात करना। आर बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। देखो कितना बड़ा है, वैसे ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है। देखो दोबारा से मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहले मैंने लिया था ए वेक्टर, उसके बाद मैंने लिया था बी वेक्टर, ओरिजिन मूल बिंदु ओ पी क्यू आर। यहाँ तक क्लियर। ये हो दोनों का परिणामी आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समकोण रूप से लगाया था मैंने पी क्यू आर। क्या लगाया था, पी क्यू आर। पी क्यू आर सबसे पहले निकाला था मैंने साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो पी क्यू बट्टे आर, पी क्यू बट्टे पी आर। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, उसके बाद दे रखी है पी आर की वैल्यू बी साइन थीटा। ठीक है, बी साइन थीटा। तो पी क्यू की वैल्यू मैंने निकाल दी, तो बी वेक्टर साइन थीटा। उसके बाद जैसे ही मैंने साइन थीटा मतलब पी क्यू की वैल्यू निकाली, उसके बाद मैंने कॉस थीटा आर क्यू की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में आधार के होल स्क्वायर प्लस लंब के होल स्क्वायर के इक्वल होती है, बराबर होती है। तो मैंने इस प्रकार से मान धरता गया, मान धरा, मैंने जोड़ घटाव गुणा भाग किया। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका निकला आर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में। ये होता है दो सदिशों के सदिश का परिणामी ज्ञात करना। एक बार इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं निकाल लूंगा दिशा यानी परिणाम निकालूंगा डायरेक्ट। तो अब देखो मैं यहां से निकालूंगा मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया है इसका। अब मैं निकालूंगा डायरेक्ट इसकी दिशा। दिशा देख तो दिशा देखो, दिशा तो जरूरी है। देखो डायरेक्शन निकालना जरूरी है। देखो सबसे पहले निकालते हैं हम इसकी दिशा यानी डायरेक्शन। इंग्लिश में काम नहीं चलेगा, हिंदी में काम चलेगा। दिशा। अब देखो हम दिशा निकालेंगे। दिशा निकालने के लिए आपको यूज करना होगा क्या, ये यूज करना होगा आर क्यू पी यू, आर पी क्यू ट्रायंगल। ठीक है, यहां पर था आपका आर साइन थीटा और यहां पर क्या था आपका आर कॉस थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर। अब देखो यहां से आगे मैंने क्या निकाला था, यहां पर क्या था cos थीटा, यहां पर क्या था sin थीटा। यहां तक क्लियर। अब देखो यहां पर r नहीं आया था। r क्यों नहीं आया था, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमने निकालना था। तो इसके साथ क्या चिपट रहा था, इसके साथ चिपट रहा था b, तो b sin थीटा, और इसके साथ भी क्या है b, और एक और इसके साथ जुड़ जाएगा a, मतलब हमने क्या निकाला था o r q, तो o r प्लस में r q। o r क्या है a और r q क्या है b sin थीटा, b cos थीटा। तो ये हो जाएगा b cos थीटा, तो ये हो जाएगा a प्लस b cos थीटा। अब निकलेगी हमारी डायरेक्शन यानी दिशा। अब निकालेंगे हम परिणामी r की दिशा। परिणामी r की दिशा। देखो परिणामी r की दिशा निकालेंगे तो दिशा निकालने के लिए टेन थीटा का यूज होगा, टेन थीटा फॉर्मूले का यूज होगा। टेन थीटा इक्वल में क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब आपका दे रखा है b sin थीटा, आधार आपका क्या दे रखा है ए बी प्लस में sin थीटा। या मेरा मतलब ऐसे भी कर लो आप। देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब क्या दे रखा है पी क्यू बट्टे क्या दे रखा है आधार ओ क्यू। क्या है ओ क्यू, तो पी क्यू बट्टे ओ क्यू हमें निकालना है ओ आर और आर क्यू, तो ओ आर प्लस में आर क्यू।
यहाँ तक क्लियर? ठीक है, उसके बाद टेन थीटा बराबर में पी क्यू की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, ओ आर की वैल्यू कितनी है, ए प्लस में आर क्यू की वैल्यू कितनी थी, बी कॉस थीटा निकली थी, बी कॉस थीटा, आर क्यू की वैल्यू बी कॉस थीटा, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे बी कॉस थीटा। ये निकल के आ गया फाइनल रिजल्ट आर यानी मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन, परिणामी आर की दिशा, टेन थीटा इक्वल में बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये होता है आपका आज का एजेंडा खत्म, आज का टॉपिक फिनिश। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, और ये आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।